नमस्कार, स्वागत है आपका एचएस न्यूज़ में। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो एक राष्ट्रीय मुद्दा और एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना का जो गठजोड़ है और स्पेशली जो चाइना पाकिस्तान गठजोड़ है वो भारत के लिए कितना दिक्कत कर रहा है वो अब दिख रहा है, क्योंकि चाइना जो है अब लद्दाख के पास आके बैठ गया है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है कि कभी वो आतंकवादी भेज रहा है और कभी वो आरडीएक्स से हमला करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हैं, जो कि एक्सपर्ट है डिफेंस के, और हमें बताएंगे कि किस तरह जो है इस नेक्सस को, चाइना पाकिस्तान के नेक्सस को तोड़ा जा सकता है। प्रफुल्ल बख्शी से बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएस न्यूज़ में। मेरा पहला सवाल है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पहले से ही ख़राब था, अब इंडिया चाइना भी ख़राब हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी हमने देखा पुलवामा में 40 किलो से ज़्यादा आरडीएक्स की एक गाड़ी मिली, जो पुलवामा जैसा हमला 2019 में वैसे दोहराने की कोशिश हुई थी। तो क्या इलाज आपको लग रहा है सर इसका? देखिए, सबसे पहले आप बात को आराम से हम समझते हैं। ये कोई सडनली नहीं हो गया कि बड़े अच्छे रिलेशन थे और सडनली ख़राब हो गए। ये क्या हो गया? हमारे सदैव रिलेशन ख़राब थे पाकिस्तान से और सदैव रिलेशन ख़राब थे चाइना से। ये आप मान के चलिए। हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, दोनों पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे। पहले पाकिस्तान को लेते हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम आपको पता है सन 47 से शुरू हुई है। 4 युद्ध हो चुके हैं और जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम है कश्मीर की, जिसको कि गलत तरीके से ट्रीट किया गया था। उस समय की गवर्नमेंट जो भी थी उनकी गलती थी और उसी वो जो अब जो हमारे बॉडी पे कैंसर आ गया है उससे हम जूझ रहे हैं। हालांकि वो ठीक हो जाएगा। चाइना जो कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा हमें इसको ज़ोर से और टेबल ठोक के बोलना चाहिए कि हमारा हिस्सा है। पहले हम हाँ भारत है नहीं है हम मान जाएंगे। पहले हमारी नीतियां सॉफ्ट थी। पीओके को हमने कभी बोला ही नहीं। गिलगित बाल्टिस्तान का भी कभी ने जिक्र नहीं किया। बलूचिस्तान को, जिसको हम पॉलिटिकली यूज़ कर सकते थे, कभी बात नहीं करी। हमारी पॉलिसीज़ ही ढीली थी। हम चाहते थे हम एक ऐसी छवि बना दें ताकि दुनिया खुश हो जाए देख के, शांति प्रिय देश वगैरह। ये हमारी जो साइक पे चढ़ा हुआ था। यहाँ तक कि मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ, क्यों ये है, हमारा बैकग्राउंड ये था कि जब अंग्रेज़ जा रहे थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला था मुझे फ़ौज की ज़रूरत नहीं, मैं पुलिस से काम चला लूँगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप ऊपर बढ़े हैं तो ये जो प्रॉब्लम है आपके सिर पे मंडराती ही रही है। आप हर वक्त हिचकिचाते रहे हैं फ़ौज का इस्तेमाल करने, जब तक कि लड़ाई सिर पे नहीं आ गई। वो तब की बात है। 62 में जो हमने किया चाइना के खिलाफ, वो तो खैर आपको पता ही है, उस पर दोहराएंगे नहीं। 71 एक ऐसा समय था जो उस समय की गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सूझबूझ के साथ काम किया और एक बहुत अच्छी जीत हासिल करी। पर उसको हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ही नहीं थी। ना पीओडब्ल्यूज़ का फ़ायदा उठाया, ना किसी चीज़ का हुआ। कहने का मतलब है बड़ा बात वहीं की वहीं रह गई। और अब पाकिस्तान के साथ में ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो नीतियाँ उनकी ये हैं कि कश्मीर का पूरा फ़ायदा उठाया हुआ है। सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को उन्होंने बढ़ाया हुआ है, उनको फाइनेंस करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं। और जो उनके जो होम ग्रोन जो एक्टिविस्ट बढ़ रहे हैं, टेररिस्ट बढ़ रहे हैं, उनको लगातार आरडीएक्स इत्यादि सप्लाई कर रहे हैं। जो पुलवामा का आपने इंसिडेंट दिया और अभी हाल का इंसिडेंट दिया, ये वहीं की बात है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी चल रही है और ये चलती ही रहेगी जब तक कि हम इसको जड़ से ना उखाड़े, जैसे चाणक्य ने किया था। और वो है जड़ से उखाड़ने का मतलब पीओके में जहाँ पे वो हैं पहले उनको ठिकानों को नेस्ता नबूद करके पीओके को लेना। ये है हमारी। तो सर वही मेरा सवाल था कि एक अभी हम गिलगित बल्चिस्तान की कर रहे हैं कि हम उस पर भारत अपना कब्ज़ा चाह रहा है कि हमें मिल जाए और मिलना भी चाहिए कि वो भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि वो इसका हिस्सा है, लेकिन जो पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है अभी गिलगित बल्चिस्तान को लेकर? क्या वो टेरर कैंप्स को लेकर घबरा रहा है कि जो आराम से अभी आतंकवादी पीओके से भारत भेजे जा सकते थे उससे घबरा रहा है, या कोई अलग स्ट्रेटजी पाकिस्तान को लग रही है कि इससे नुकसान हो सकता है उसको? देखिए, ऐसा है कि अब आप इस बात को समझिए कि पीओके के जो एरिया गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है उसमें चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है। ये गेम चाइना के साथ आती है। क्यों इंटरेस्ट है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और OBOR
जो वन बॉर्डर वन रोड वाली जो बात है, उसमें इतने सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान चाइना ने तैयार किए, कारकोरम हाईवे से ग्वादार पोर्ट तक, और इस एरिया के थ्रू जाते हैं। तो चाइना चाहता नहीं है कि हिंदुस्तान अपना पीओके वापस ले। उसने $90 बिलियन उसने लगाए हुए हैं। पाकिस्तान के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट छाया हुआ है। पाकिस्तान तो घबरा तो डेट से रहा है। पाकिस्तान चाहता है जल्दी से जल्दी कश्मीर इशू में, इस इशू में चाइना दखलंदाजी करे तो मेरे सिर से बोझ हल्का हो और चाइना इस बात को ले। चाइना ये नहीं चाहता कि मैं किसी तरीके से लड़ाई में उलझ जाऊं और मेरा सारा का सारा नुकसान हो जाए। तो चाइना भी चाहता है कि बिना लड़े बात चल जाए। पाकिस्तान चाहता है चाइना इन्वॉल्व हो। और हिंदुस्तान के ऊपर बात बनी है कि ये एरिया हमारा है। हमने ज़रूर देर कर दी पहले, जो 70 साल, अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये इतनी अब खिचड़ी बन गई है, और इस खिचड़ी में जो भागीदार हैं वो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया है। सर, एक सवाल था मेरा। अभी कल सलाउद्दीन पे हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डर गया था सलाउद्दीन कि भारत की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं, उनके आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं। बात अब ये आ रही है कि ये सरकार में एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का। लाल सरकार थोड़ा ढीली थी, वो नहीं कर पा रही थी। अब ये सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है सारी सेनाओं को कि आप अपने ढंग से काम कर सकते हैं। लेकिन बात ये आ रही है कि सर, अब भारत की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए जो आतंकवादी वहाँ पर, चाहे सलाउद्दीन की बात करें, चाहे जैश-ए मोहम्मद की बात करें, उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम लोग? उनकी देखिए, क्या स्ट्रेटेजी है? इसके 2 प्रोंग्ड तरीके हैं। इसमें एक तो है कि जब आपकी बॉडी में कैंसर, जब बीमारी आ गई है, आप तो पहले उससे जूझते हैं, उस सिम्टम से, पर उसके जड़ को भी ख़त्म करने की बात करते हैं। 2 ट्रीटमेंट्स होती हैं। आपकी जो जड़ से ख़त्म करने की ट्रीटमेंट ये है, पहले तो अपनी घर के जो तो अपनी इंटेलिजेंस तगड़ी करिए। जो आपने स्लीपर सेल्स बनाए हैं, ट्रेनिंग एरियाज़ बनाए हैं, जहाँ से फाइनेंस आ रहा है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स को आप ख़त्म करिए। इसके लिए आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, एक चेन ऑफ कमांड में होनी चाहिए। पूरे जो कश्मीर एरिया का मेरे हिसाब से एक कंट्रोल एंड कमांडर होना चाहिए, वो आर्मी, और पूरे एरिया को कंट्रोल करे। जितनी फोर्सेस हैं वहाँ पे, उनको आर्मी से हुक्म लेना चाहिए। ये तरीका है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ईगो आता है, हम भी डायरेक्टर जनरल हैं, हम भी हैं, सो वो उसमें देश का हित चला जाता है और हम भी हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये, एक तो हमें अंदर की नीतियों को ठीक करना पड़ेगा ताकि इनको हम जड़ से ख़त्म कर सकें। ये तो जब ख़त्म होने लग जाएंगे, पर इनका जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं पीओके एरिया वगैरह में, उनके ऊपर हम तुरंत हमले शुरू कर दें। ये सब साथ ही साथ होगा। आपके पास आर्टिलरी है, हैवी, मीडियम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, आपके पास भी तो मिसाइल्स हैं, टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। आपके पास क्या नहीं है? यूएवीज हैं, नाइट अटैक्स, डे अटैक। अब तो यूएवीज आ रहे हैं जो आपको वेपन लॉन्च कर सकते हैं। आपको इसमें कोई चिंता नहीं है, विल होनी चाहिए। जब एक पॉलिटिकल विल जब कंट्री में आ जाती है, उस कंट्री की जीत होती है। हार होती है पॉलिटिकल माइंड में, जनरल की हार नहीं होती। जनरल की हार तब होती है जब पॉलिटिकल हार हो गई होती है। तो हमारे को पॉलिटिकली तगड़ा होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। आप देखेंगे फौजें ऑटोमेटिकली काम करेंगी और इनके सारे के सारे बेसिस को ख़त्म करके आप उस एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे। जब तक आप पीओके को अपने अंडर नहीं ले लेते, ये 100 साल आपका कश्मीर प्रॉब्लम चलेगा, आप इसको नहीं मिटा सकते। सर, मेरा सवाल अभी ये था, अभी कुछ दिन पहले जो पुलवामा में RDX मिला था, क्या अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी तालिबान और ISIS की तरह की हो गई है कि वो अब हिट, जैसे आत्मघाती हमले होते थे तालिबान, अफ़गानिस्तान में अभी हुआ है, ISIS सीरिया में भी करता रहा है, तो क्या अब पाकिस्तान आतंकवादी के अलावा अब क्या सुसाइड बॉम्बर्स और सुसाइड जो लोग हैं उनको तैयार कर रहा है ताकि कार बॉम्बिंग से भी हमला ज़्यादा नुकसान हो? बहुत पहले कर रहा है। ये कार बॉम्बिंग जैसी चीज़ें तो हमारे अंडर हो रही थी। आप कानपुर का केस, जयपुर का केस, पहाड़गंज का केस, गड्ढे बना दिए थे, वो क्या थे? वो सब यही तो था। देखिए, ये उन्होंने ISI जो है पाकिस्तान की, तालिबान से मिलके 18 साल हो गए हैं, यही काम कर रहे हैं। ये कोई नई काम नहीं है। हमारी मेमोरी कमज़ोर है, हमको ये नहीं पता कि क्या आज 90s में क्या हो रहा था, वही हो रहा है जो अभी भी हो रहा है। आपको पहाड़गंज का पता होगा, INA मार्केट का, सबको जगह है जहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढों के, आप समा जाओ उसके अंदर,
तो वो क्या था? ये सब हो रहा था और हो रहा है, उसमें आप कोई चिंता नहीं, क्योंकि इसमें वही नीति अपनाई हुई है और उन्हीं को सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, अब ये प्रेसिडेंट गवर्नमेंट जो है, इनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। अब ये लोग बौखला रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं, ये बात पक्की है। ये तो मामला चलेगा तो ये यहाँ तो अंदर का मामला तो बहुत ढीला पड़ने लग गया है उनका, ये भी मान के चलिए। तो ये जो आप जो बात कर रहे हैं, ये तालिबान जो बच गए हैं, अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान की टेंशन ख़त्म हो रही है, अमेरिकन फोर्सेस जा रही हैं, वो सारे के सारे इधर आएंगे। और जो फॉरेन टेररिस्ट हैं, आप उनको टेररिस्ट बोलते हैं, मैं उनको क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल बोलता हूँ, वो सब इधर आ रहे हैं और वो ये आके आपके अंदर छा रहे हैं और यही कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपको डाउट किधर है, क्या क्वेश्चन क्या है? बात तो सर ये है, तो जो हो रहा था वो चल रहा है, कहाँ ख़त्म हुआ? कोई नई चीज़ नहीं हुई, मैं तो कोई नई चीज़ नहीं देख रहा। पुलवामा से पहले बहुत जगह हुआ, वो तो दूसरी बात है कि वो उन्होंने अपने तरीके चेंज करते रहते हैं, अपना तरीके और इनोवेट करते हैं, उनकी थिंकिंग एडवांस्ड है और वो एग्रेसिव हैं। ये देखिए, हम कहते हैं जब हड़बड़ा गए ये वो है, ये गलत बात करना चाहिए। उनकी पॉलिसी है, वो पॉलिसी पाकिस्तान की यही है कि हिंदुस्तान को कट विद 1000 वुंड्स, और वो कर रहे हैं। डायरेक्ट वॉर करना नहीं चाहते, इनडायरेक्ट वॉर कर रहे हैं, जिसको कि आप प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। वही हो रहा है और चलता रहेगा। पाकिस्तान तो हर बार सब मुँह की खाता है, चाहे कारगिल ले ले, चाहे तो लड़ाई नहीं करेगा जी। तो लड़ाई, तभी कारगिल को करके देख लिया, और कारगिल भी हमारे हाथ से निकल गया था क्योंकि हम सोते रह गए थे। उन्होंने अपने बंकर्स बना लिए थे, सब कुछ कर लिया था। अभी इसी भी हालत में ये जो अभी केस हुआ RDX का, 2 महीने पहले पता चल गया था कि कार आएगी। क्यों कार आई और आ गई, ठीक है। पहली बात तो हमें उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्होंने ये बड़ी सफलता हासिल करी, पर वो ड्राइवर भाग के कैसे चला गया? आपके पास में तो UAVs हैं, आप तो पूरी की पूरी, अब खुद ही कह रहे, अनाउंस कर दिया है कि हम पूरा का पूरा एरिया देख रहे थे। जब उस टाइम भाग रहा था तो आपको पता नहीं किधर भाग के गया है। वो दूसरी बात है कि अब आप तगड़े हो गए तो अब आपने उनको पकड़ना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब है आप इसको रोक ही सकते थे पहले, होने ही नहीं देते। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जी। अब हम आते हैं सर चाइना की तरफ। चाइना भारत रिलेशन कभी भी ठीक नहीं रहे हैं, हर बार जो है कभी नहीं। चाइना, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे लद्दाख हो, हर जगह से कहीं ना कहीं इन्फ्ilट्रेट करता है। उनके सैनिक हमारे इलाके में आ जाते हैं। अभी LAC में पेंगयोंग में आके बैठे हुए हैं, 5000 सैनिक बैठे हुए हैं, 16-17 टैंक वो भी ले आए हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि चाइना भी पाकिस्तान की राह पे चल पड़ा है, या फिर वो कोरोना का जो एक वर्ल्ड वाइड जो गिरता जा रहा है चाइना, उस पे वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये बात हो सकती है कि कोरोना का केस बीच में आ गया है, पर इसका उससे पहले भी कर रहा था। चाइना तो कर रहा था, कौन सी नई चीज़ कर रहा है अभी? चाइना जो कर रहा है अभी वो 62 कंट्रीज ने साथ मिलके एक वो अगेंस्ट दूसरी बात है कि 124 कंट्रीज उससे इंक्वायरी मांग रही हैं, सब है। चाइना जरूर दबाव में है, पर चाइना प्रेशर में है ही ऑलरेडी। वो तो इस कोरोना से पहले ही प्रेशर में था। सारी जो साउथ चाइना सी की जो कंट्रीज अराउंड है, सब उसके खिलाफ हैं। अमेरिका उसके खिलाफ है। आई मीन, चाइना का साथ कौन दे रहा है? चाइना का साथ दे रहे हैं 2-3 कंट्रीज, एक पाकिस्तान है, यही है, और प्रोबेबली नॉर्थ कोरिया, यही चाइना का साथ दे रहे हैं। पर चाइना ने एडवांस जितना कर लिया है, वो आप ये क्वेश्चन पूछे कि किस बूते में चाइना कर रहा है इतना सबको चैलेंज? क्योंकि चाइना स्वावलंबी बन गया है डिफेंस इंडस्ट्री में। चाइना अपना डिफेंस बनाता है, चाइना उसको एक्सपोर्ट करता है। हमारे साथ चाइना ने स्टार्ट किया था 1962-63 में, जब बिग एयरक्राफ्ट जब आए थे, और उसके बाद 47 में हमारे बाद वो खड़ा हुआ अपने पाँव पे। पर सारी की सारी डिफेंस इंडस्ट्री उसकी इंडिजीनियस है, स्वावलंबी है, हम नहीं हैं। इसीलिए, और चाइना सारी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। कोरिया के पास वेपन्स कहाँ से? चाइनीज़ हैं। बर्मा के पास किसके हैं? चाइनीज़ हैं। श्रीलंका के MiG-21, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारे क्राफ्ट, सब कुछ चाइना है। चाइना ने आपको घेरा हुआ है, हम घिर गए हैं, और अपनी कमज़ोर नीतियों के कारण। ये है हमारी प्रॉब्लम। तो अभी क्या लगता है सर? अभी मेरे को ये लग रहा है कि पिछले 4 साल से कायाकल्प हो रही है। हमारा सबका मुराला बहुत हाई हो गया है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं हम, यही जो निशानी है, ये चाइना के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, ये भारत के स्टैंड के कारण है। ये जो स्टैंड भारत ले रहा है,
ये स्टैंड चाइना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था डोकलम के बाद कि हमारा चाइना ऐसे खड़े, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसे खड़ी हो जाएगी। ये कारण है। पर ये तो 70 साल के 75 साल के स्केल में 3 साल 4 साल ही है। बाकी तो चाइना इसलिए हैरान है कि इनको हो क्या गया है, ये कायाकल्प कैसे आ गया। एग्रेसिव हो, इस बार गवर्नमेंट जो है बहुत एग्रेसिव है। क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही जी बोला हाँ। था कि बात करते से मुझे लगा कि बहुत गुस्से में है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर गुस्से में है तो हैं, क्यों नहीं होंगे। एक बच्चा गुस्से में है तो वो क्यों नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल ठीक गुस्से में है, और अपना अगर रोष व्यक्त करें और भी अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए दोनों देशों से कहा था कि चाइना अगर इंडिया बैठते हैं तो मैं मध्यस्थता कराता हूँ। पाकिस्तान के टाइम पे भी उसने यही कहा था, तो दोनों ही देशों ने, स्पेशली भारत ने मना कर दिया था, चाइना ने इस बार मना कर दिया, भारत ने भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से मैं मध्यस्थता करूं, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, उसका अगला इलेक्शन ठंडे में पड़ रहा है, खट्टे में पड़ रहा है, उसके सारी उसकी इकोनॉमिक नीति के कारण उसकी हाय हाय हो रही है, तो सारा उसको पता है। वो किसी तरीके से वर्ल्ड लीडर बन के उभरना चाहता है। वो हैरान है कि मोदी साहब की इमेज को देख के वो बड़ा हैरान है, तो वो वैसी इमेज बनाना चाहता है, तो वो कहता मैं मध्यस्थता करूँगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने बोला ही नहीं उसको, पर वो सजेस्ट करता रहता है। अब सजेस्ट तो पहले भी करता रहा, 5 बार सजेस्ट कर चुका है। वो बेचारा मध्यस्थता करना चाहता है। खैर, लेकिन चाइना मध्यस्थता, जबकि अमेरिका और चाइना में इतना डिस्टर्बेंस है, उसके बावजूद भी वो चाइना के साथ, अभी ये आया है कि कभी उसने कुछ चीज़ों पे बैन लगा दिया, WHO से वापस हो गया है। तो चाइना तो वैसे भी सीरियस है, उसको शायद नहीं लेता, और भारत ने भी मना कर दिया कि हमें नहीं कराना मध्यस्थता हम। और चाइना ने ही इस बार कहा है कि हम बैठ के करेंगे। चाइना ने सफा कह दिया, मैं कोई थर्ड इंटरफियरेंस नहीं मांगता। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मामला ही इंडिया और चाइना के बीच में है। अब वो कह रहे बैठ के हम बात करने को तैयार हैं, तो मतलब ये है कि चाइना थोड़ा सा पीछे हट रहा है और डर रहा है कि ये सरकार जो है सामने खड़ी है और वो पीछे हटने को तैयार है। देखिए, चाइना डर वर कोई नहीं रहा। ये जो हम अपने को जो दिल पिशौरी करते हैं ना कि पाकिस्तान डर रहा है, चाइना डर रहा है, कोई नहीं डर रहा। वो अपनी नीतियों पे अवल हैं। उनको ये फिक्र है कि भारत क्यों नहीं डर रहा, ये है बात। चाइना कोई डर नहीं रहा। चाइना 70 साल के आगे की सोचता है और कहता है कि मैं वो करके दिखाऊंगा। वो सोचता रहता, करता रहता है। चाइना के साथ में एक चीज़ है, स्टेबिलिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स है। हमारी गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, नीतियाँ बदलती रहती हैं। अब आप देखिए, भारत में जो मोदी साहब कर रहे हो, इतनी ऑपोजिशन है। ये जो प्रॉब्लम है हमारी को, मतलब एक आपके रनर्स को अगर आप अपने ही रनर को पीछे से पकड़ के खींचें तो रेस कैसे जीतेगा। ये है हमारी प्रॉब्लम। और सर, साउथ चाइना सी की बात करें, उससे जो है अमेरिका से लेकर ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस, सब ने घेर रखा है चाइना को। तो चाइना को आपको लगता है ये भी प्रेशर है उसके ऊपर कि सबने प्रेशर डाला हुआ है, सबने प्रेशर डाला हुआ है। सब चाइना से डरते हैं, मान के चलिए। पर चाइना ने अपना आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया है, मालदीव में बना लिया है। आप कैसे, अगर चाइना को घेर रखा तो मालदीव में कैसे आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का मतलब क्या है, अपने कंट्री का हिस्सा बना लिया। वहाँ से उनका EEZ स्टार्ट होता है, तो ये मतलब है उसका। तो ये तो मतलब कि आपको क्या लगता है सर, चाइना अकेला देखिए, कैसे कर चाइना सकता है? अकेला इसलिए कर रहा है कि चाइना की नीतियाँ बहुत पक्की हैं, पत्थर की लकीर पे हैं। उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन्स कब की लिखी हुई है। अब मैं आपको और दूसरी बात बता दूं, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्ट्रिन्स क्या होती हैं, जो पॉलिसी आपको बताती है कि कोई कठिनाई हो, लड़ाई हो, तो क्या आपको तरीके अपनाने चाहिए, ये पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी। ये डॉक्ट्रिन्स पॉलिसीज़ होती हैं, लिखी जाती हैं। रैंड कॉरपोरेशन ने 1995 में ये डिक्लेयर कर दिया था और बड़ा आर्टिकल लिखा था कि 1947 से अब तक 95 तक भारत के पास कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, ना इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, कोई लड़ाई की, कोई उनकी आर्मीज बिना डॉक्ट्रिन्स के लड़ रही हैं। पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हुआ था और जल्दी हड़बड़ाहट में 2 साल में हमने डॉक्ट्रिन लिखने की कोशिश करी 97 तक। ये जो थी, इसलिए होती है डॉक्ट्रिन का मतलब है कि जब आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब 62 में हमला हुआ, आर्मी मांगी गई, आर्मी ने एयरफोर्स मांगी, सब पूछ रहे हैं यार एयरफोर्स को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, शायद कोई गड़बड़ ना हो जाए, चाइना ज़्यादा खफा ना हो जाए। ये बातें चलने लगी। अगर डॉक्ट्रिन ढंग की लिखी होती तो एकदम से ही नॉर्मल कोर कमांडर जब मांगता एयरफोर्स रेडी होती, और जो आपका 3 मिनट का फ्लाइंग टाइम था वैली के अंदर, फाइटर एयरक्राफ्ट जहाँ से चाइनीज़ आ रहे हैं उनको उस जगह को उड़ा दे। हमको 2.5 ब्रिगेड तो 3 ब्रिगेड हम POW बना लेते। डॉक्ट्रिन का ये मतलब है।
हम डॉक्ट्रिन नहीं लिखी तो कन्फ्यूजन रहता है। लोग प्राइम मिनिस्टर को रिंग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर गैलब्रेथ से पूछ रहा है, वो अमेरिका से पूछ रहा है, और दुनिया से भर के क्वेश्चन चले हुए हैं। हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। और लोगों को ये नहीं पता था चाइना के पास सिर्फ 4 जहाज़ थे जिनकी रेंज नहीं थी पहुंचने की, और इन्होंने कह दिया, अमेरिका ने डरा दिया कि इलाहाबाद, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास तक आपकी बॉम्बिंग हो जाएगी चाइनीज से। तो हमारे लोग डर गए, और नेहरू जी ने रात को लिखे खत कैनेडी को कि हमें 12 स्क्वाड्रन चाहिए F-104 के। यहाँ एयरफोर्स को मना कर रहे हैं कि आप मत फ्लाइंग करिए, और वहाँ मांग रहे हैं। सी, ये है डॉक्ट्रिन ना होने का नतीजा। कारगिल में भी आपने एयरफोर्स को लाने में देर कर दी थी। क्यों देर करी थी? इसलिए करी थी। देखिए, समय आ गया है सच बोलने का। अगर अब सच नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोलोगे। शुतुरमुर्ग पॉलिसी को छोड़ दीजिए। पर ये हमें खुशी है कि थैंक गॉड अब पिछले 4 साल में, 5 साल में बड़ा बदलाव आ रहा है। ये अब चलता रहे। बालाकोट स्ट्राइक एक बड़ी चोट थी पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बालाकोट स्ट्राइक हुई तो जान में जान आई। तब एक एक भारत का जो है ना, रोंगटे खड़े हो गए। यहां तक कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी आपकी ऑपोजिशन ऐसे उछलने लग गई। उनको समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो गया। ये अभी तक नहीं समझ आई। बालाकोट लोग कहते 12 जहाज गए थे कि पता नहीं कहाँ होके आए हैं। लोग तो ये कह रहे थे पता नहीं वो 12 मिराज पता नहीं किधर फ्लाई करके आ गए हैं। अरे मैं पायलट हूँ, मुझे पता है। ये ऐसा कोई गप नहीं मार सकता। तो ये जो है, ये तो सिर्फ ये हुआ कि हमारी नीति बदल गई है। इसके बाद अभिनंदन के जो एक दिन में वापसी थी, वो बड़ी एक अच्छी वो भारत की जीत थी कि एक दिन के बाद अभिनंदन घर वापसी आ गया। क्योंकि भारत के जो स्वाभिमान की बात को तो छोड़िए, वो तो था ही, पर पाकिस्तान भी मानता था कि अगर हमको भारत के साथ बना के रखनी है तो हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा और बहुत अच्छा होगा। सर, यहाँ एक बात उठती है, हमने जो है पुराने विमानों से बालाकोट में हमला किया था, चाहे मिराज की बात करें चाहे मिग की बात करें। अगर उस टाइम पे हम कह रहे हैं कि हमें जो है फाइटर प्लेन्स मिल रहे हैं, जो है रफ़ेल मिल रहा है, S-400 हमारे पास आने वाला है, हमारे पास और भी UAVs आने वाली हैं जो शायद अभी अटैक कर सकती हैं। क्या भारत ने वो देरी करी कि उसकी वजह से खामियाजा अभिनंदन को भुगतना पड़ा? कि हमारे पास अगर रफ़ेल होता तो क्या और रिजल्ट अच्छा आता? ऐसा है, आप ये बात मान के चलिए कि MiG-21 जो है, जहाज बहुत अच्छा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कंट्री इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान अभी भी किस तरह तो कर रहा है। हाँ, पर F-16 परफॉर्मेंस में ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। पर मैं आपको बता दूँ, एज अ फाइटर पायलट, अगर मैं एक पुराने जहाज़ में भी हूँ पर मेरे आगे एनिमी आ जाए और मेरे फ्रंट क्वार्टर्स में है, मेरी मिसाइल लॉक हो रही है, तो उसको गिरा दूंगा मैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो दूसरी बात है कि मेरे पास में वो सामान नहीं है कि दूसरी मिसाइल मेरे पे हमला कर रही है, मेरे को पता नहीं चला, हो सकता है। पर कहने का मतलब है कि हमारी जो नीतियां थी, उसी के कारण हमारे जो MiG-21 थे अभी तक हमारे साथ थे। और आप कह रहे हैं ठीक, अगर अभिनंदन भी सुखोई में होता, किसी और जहाज़ में होता या होता तो ठीक है, पर वो मौके की बात है। उस समय वो जहाज़ था और उसमें वो चला गया। और उस समय पायलट कोई नहीं सोचता नहीं है मैं कौन से जहाज़ में बैठा हूँ, कुछ नहीं होता। वो घोड़े पे बैठा है, वो चार्ज करता है। वो बात ख़त्म हो गई उसकी। आप ठीक कह रहे हो, आपका कहना सही है कि हमने अगर समय पर अपनी एयरक्राफ्ट को, एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर दिया होता तो नतीजे और भी अच्छे होते। वो मैं उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मिराज का आप जब नाम लिया, वो पुराना जहाज़ नहीं है, तो आप पुराने जहाज़ में मिराज का मत इस्तेमाल करिए। मिराज इज़ आइडियल एयरक्राफ्ट। मिराज उनके पाकिस्तान के सारे जहाज़ों से अच्छा परफॉर्म कर सकता है जो बालाकोट में किया। तो ये आप मान के चलिए, मिराज इज़ डिफरेंट। हाँ, MiG-21 मानना है पुराना हो गया, हम रिप्लेस कर रहे हैं। MiG-29 भी अब आया, MiG-29 इज़ वेरी गुड, अपडेटेड आया। मैं आपको बता दूं, MiG-29, सुखोई, ये सब वेरी गुड है। उनके अब उंगली, मिराज जिसमें उंगली नहीं उठा सकते। MiG-21 जो है, हाँ, उसको मॉडर्नाइज नहीं किया, पुराना हो गया। और हमने बनाया नहीं, चाइना ने बनाया। अगर हमने बनाया होता, शायद इसमें R&D की होती, FC-1 जैसे उन्होंने किया था, तो शायद हमारे पास नया जहाज़ आ गया होता। अब आप जब बात करने बैठे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास सबसे बड़ी खामियां थी, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करी। हमने एक एयरक्राफ्ट बनाया था HF-24 मारुत, जिसको मैंने फ्लाई किया था, मुझे पता है वो इतना बढ़िया जहाज़ था। हर एक पायलट से पूछ लीजिए, हिंदुस्तान ने उसको
एकदम ड्रॉप कर दिया क्योंकि रशिया ने प्रेशर डाला कि आप हमारा जहाज़ खरीदिए। ये हमारी जो कमज़ोर नीतियाँ थीं इसके कारण, और हम नहीं चाहते थे कि हम अपने जहाज़ को डेवलप करें, R&D उसमें कर नहीं रहे तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारी जो उस टाइम कमज़ोर नीति के कारण हमने इसका खामियाजा भुगता। सर अभी हम तेजस देसी विमान लेके आ रहे हैं, हमारे पास राफेल भी रेडी है, जुलाई के अंत तक भारत पहुंच जाएंगे। कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा इससे एयरफोर्स के अपडेशन को लेकर, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ सुखोई 30 है। आपको मैं बता ही दूँ, हमारे पास 45 से 50 स्क्वाड्रन होने चाहिए। 50 मेरे हिसाब से ऑफिशियल 45 स्क्वाड्रन हो गए हैं, 32 से भी कम आ रहे हैं। मतलब आप 50% पे आ रहे हो, आप 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हो। अभी आपके पास 2 स्क्वाड्रन मुश्किल से LCA के आए हैं, और अभी आपको और लाने हैं, सालों की बात है। अभी राफेल जो है एक आपके पास में अभी आपकी इन्वेंट्री में कितने हैं, यही तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने बहुत देर करी हुई है। इस समय आप कहते हैं ये है इमरजेंसी केस, इसको सब कुछ भूल के हमको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा अगर आप 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं। प्लीज़ अपने आप को धोखा न दीजिए। हाँ, क्षमता है, जो पायलट्स और एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं वो उनके दांत खट्टे कर देंगे। ऑल आउट वॉर अगर चाइना करेगा कुछ नहीं हासिल कर पाएगा, पर जो 2 फ्रंट वॉर जो लॉन्ग टाइम की होगी उस पर हमें बहुत प्रेशर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी सर। तो ये थे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, जो बता रहे थे कि मॉडर्नाइजेशन भी भारतीय सेना और एयरफोर्स में ज़रूरी है, क्योंकि हर जो भी बेड़ा है वो अभी छोटा है। अभी हमें और काम करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपनी सेना को, क्योंकि आगे आने वाली टाइम पे समय और जो है सख्त हो सकता है, क्योंकि चाइना अभी से आग दिखा रहा है, वो हमेशा से दिखाते आया, और पाकिस्तान भी यही काम करता आया है। तो मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सरकार को जल्द ही कदम उठाने पड़ेंगे। कैमरामैन पंचानन के साथ HS न्यूज़ दिल्ली से मैं प्रशांत शर्मा। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।